तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अनुभव टेक पर। देखिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो सेशन में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के फिजिक्स का मैराथन क्लास होने वाला है। इस लेक्चर के अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत हम आज आपको बताने वाले हैं, सभी कॉन्सेप्ट को बताने वाले हैं, पूरे चैप्टर के का निचोड़ बताने वाले हैं कि पूरे चैप्टर में आखिर है क्या 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 कौन कौन से फार्मूले हैं। बता दूं, मैं पॉलिटेक्निक टॉप कॉलेज में खुद एडमिशन लिया हूं। आप लोगों को पूरा विश्वास होना चाहिए कि सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा आज की इस एक ही वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, पहला चैप्टर आपका मापन है, मेजरमेंट है। तो चलिए एक एक करके मेजरमेंट के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे उन्हें भी हमने सेलेक्ट कर लिया है अपने कंटेंट में। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, हम सभी टॉपिकों को अच्छे से कवर अप कर देंगे। देखिए, पहला आपका टॉपिक होता है मात्रक एवं मापन। तो देखिए, उसमें पहला टॉपिक हो जाता है आपका अर्थात। यहाँ पे देख सकते हैं, किसी राशि के आंकिक मान का मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात n बराबर n प्रोपोर्शनल 1 अपान u के होता है, या फिर n u बराबर कांस्टेंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं भौतिक राशियों से, फिजिकल क्वांटिटीज से। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, एक होता है मूल राशियाँ, एक होता है व्युत्पन्न राशियाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मूल राशियाँ किसे कहते हैं, तो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। वे राशियाँ जो एक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। मूल राशियाँ आपके प्रकृति में कुल 7 हैं। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है वैद्युत धारा, पांचवा है आपका ताप, छठवां है ज्योति तीव्रता और सातवां है पदार्थ की मात्रा। कुल 7 मूल राशियाँ होती हैं। तो इन्हें भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। देखिए, उसके बाद चलते हैं व्युत्पन्न राशियों की ओर बढ़ते हैं। वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे 4 बराबर आपका दूरी बटा समय, दूरी अपान समय होता है, अर्थात डिस्टेंस अपान टाइम होता है। तो देखिए, ये डिस्टेंस जो है एक मूल राशि है और टाइम भी एक मूल राशि है। तो मूल राशियों से जो राशियाँ बनती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहा जाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं, इन राशियों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए, इसमें हम लंबाई की मात्रक को, छोटे बड़े मात्रकों को देखेंगे। 1 माइक्रोन 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, इससे बता दें, आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके मापन वाले चैप्टर, मेजरमेंट वाले चैप्टर से पूछा जाता है। और खासकर इस प्रकार के क्वेश्चन की एक फर्मी में कितना मीटर होगा, कितने माइक्रोन में कितने मीटर होंगे, नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, बाकी हम बता भी रहे हैं। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। 1 एंगस्ट्रॉन अगर पूछता है तो आपको याद रखना है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। फिर यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं, एक टॉपिक और रह गया, एक फर्मी किसके बराबर होता है, तो 10⁻, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। खगोलीय मात्रक 1.496 इंटू 10⁻11 के 10⁻11 मीटर के बराबर है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक में आप देख सकते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। देखिए, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं या फिर कितने मीटर होते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप इन सब चीज़ों को लर्न कर लेंगे अच्छे से। तो 1 इंच में आपके 0.0254 मीटर होते हैं, जिसे आप सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपका 2.54 आएगा। द्रव्यमान के छोटे बड़े मात्रकों को देख लेते हैं। यहाँ पे एक माइक्रोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 10⁻⁻6 ग्राम होते हैं। यहाँ पे 1 ग्राम में कितने किग्रा होते हैं, 10⁻⁻6 किग्रा होते हैं, ये तो आप जानते भी होंगे। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका चंद्रशेखर सीमा। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, मास ऑफ सन, सूर्य का द्रव्यमान का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक चंद्रशेखर सीमा के बराबर आ जाएगा। ये द्रव्यमान के ही मात्रक हैं। इसका बाकी सब इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। टाइम कम होने के कारण हम बहुत तेज़ी से यहाँ पे चल रहे हैं। देख सकते हैं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। इस प्रकार से टाइम के भी पूछे जाते हैं। 1 मिली सेकेंड में कितने सेकेंड होंगे, तो 1 मिली सेकेंड में बता दें 10⁻⁻³ सेकेंड होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए, उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सार्थक अंक आपको महत्वपूर्ण हो जाता है। सार्थक अंक अर्थात ऐसा अंक जो कि सार्थक हो, उसे सार्थक अंक कहते हैं। अर्थात देखिए, सार्थक अंक की परिभाषा भी यहाँ दी गई है। किसी राशि की माप ज्ञात करने में यथार्थतापूर्वक, अर्थात सार्थक हो, मापे गए अंकों के पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे 8
8.46 में सार्थक अंकों की संख्या कुल 3 है। देखिए 8, 4 और 6 जो है ये तीनों आपके सार्थक अंक में गिने जाएंगे, तो कुल सार्थक अंकों की संख्या 3 है। देखिए सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या होते हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। दशमलव के पूर्व तथा बाद सभी पूर्णांक अशून्य सार्थक अंक में गिने जाते हैं। और दूसरा आपका है दो अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्य अंक सार्थक अंक गिने जाते हैं। और तीसरा जो है यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई पूर्णांक नहीं है तो दशमलव के बाद अशून्य शून्यक अंकों को छोड़कर शेष अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे उदाहरण भी दिया हुआ है 0.00234 दिया हुआ है, तो इसमें जो 00 पहले लगा है पॉइंट के एक जीरो, और जो आपका वर्ड है डिजिट है उसके पहले जो 2 जीरो लगा है उसको नहीं काउंट किया जाता है। तो कुल सार्थक अंकों की संख्या इसमें 3 है। बढ़ते हैं अपना चौथे नियम की ओर। तो देखिए दशमलव बिंदु के पूर्व पूर्णांक होने पर दशमलव बिंदु के बाद के शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं, जो कि आपका पांचवा नियम है। दशमलव संख्या में किसी सार्थक अंक अशून्य अंक के बाद भी सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। देखिए यहाँ पे सभी शून्य अंक सार्थक, यहाँ पे 2 के बाद भी शून्य सार्थक माने जाएंगे। यदि बाद में लिखा जाएगा जो शून्य किसी भी दशमलव के पॉइंट के बाद यदि कोई डिजिट आया है, पूर्णांक आया है, तो उसके बाद यदि कोई जीरो आता है तो उसको गिना जाता है। जैसे यहाँ पे 3, 2 और 000 जो लगा है इसे सार्थक अंक में गिनेंगे तो कुल सार्थक अंकों की संख्या 5 है। देखिए यहाँ पे कोटिमान किसे कहते हैं, निकटतम। किसी संख्या के 10 की घात के निकटतम के रूप में लिखना ही आपका कोटिमान मैग्नीट्यूड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है। जैसे कि 5.2 × 10⁴ का कोटिमान होगा, अगर आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁵ के ये लगभग है, तो इसे आप इसका कोटिमान 10⁵ हो जाएगा। इसके नियम को आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं अपने स्क्रू गेज से। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। इसका देखिए अल्पतमांक कभी कभी पूछ लेता है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुख्य पैमाने में एक खाने का मान अपान में वर्नियर पैमाने में खानों की संख्या या सपानियन जो होता है, इसका फार्मूला होता है। तो यही यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बाकी तो नहीं लगता बनेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप कर रखना चाहे तो रख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय टाइम कम है इस वीडियो सेशन में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, सदिश विश्लेषण। देखिए इससे भी आपके इंडस्ट्री एग्जाम में एक नई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, तो इस पर भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए अदिश राशियाँ क्या होती हैं, परिमाण द्वारा पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है, दिशा नहीं होती है अदिश राशियों की। और सदिश राशियों की दिशा और परिणाम दोनों होती है। देखिए अदिश राशियों का उदाहरण पूछ सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो दूरी, समय, आयतन, घनत्व, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, पृष्ठ तनाव, आवेश, विभव, धारिता, आपकी ये सब राशियाँ अदिश राशियों में आती हैं। सदिश राशियों में कौन कौन सी राशियाँ आती हैं, इसे देखिए आप दिया होगा, देख लेते हैं। यहाँ सदिश राशियों का देखिए दिया हुआ है, वेग, विस्थापन, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, बल, आघूर्ण, कोणीय संवेग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सब आपकी सदिश राशियों में आती है, अर्थात इनका परिमाण तथा दिशा इसमें दोनों होती है। देखिए यहाँ पे और कई प्रकार की राशियाँ होती हैं, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के, R बराबर √a² + b² + 2ab × cos थीटा हो जाता है, जहाँ a व थीटा क्या है, a व b के बीच का कोण है। इसे डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। यहाँ पे अदिश राशियों और सदिश राशियों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें डिफरेंस जान लीजिएगा कि अदिश राशियों में परिमाण को द्वारा व्यक्त किया जाता है, दिशा नहीं होती है, और जबकि सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होता है। इसके एग्जाम्पल को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। देखिए बताते हैं, यहाँ पे जो हमने फार्मूला बता ही दिया है, यहाँ पे और चीज़ें हमें नहीं लगता कि आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो चलिए लिखिए, फार्मूला तो अभी बता दिया है आपको। बढ़ते हैं, देखते हैं दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक से। देखिए दूरी किसे कहते हैं, दिए गए समय अंतराल में गतिमान कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। विस्थापन जो होता है और जो दूरी होता है उसमें डिफरेंस होता है। तो आप जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से अधिक वैल्यू होती है उसकी, अर्थात शॉर्टकट रास्ता जब आप अपनाते हैं तो उसके द्वारा जो पथ की लंबाई आती है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब आप पूरे पथ को तय करते हैं, आप लंबी दूरी तय करते हैं, तो उसे डिस्टेंस कहा जाता है। वास्तविक पथ की लंबाई होती है उसे दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, इसका परिमाण होता है, इसकी दिशा नहीं होती है। विस्थापन एक
देख सकते हैं सदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा भी होती है, उसका परिमाण भी होता है। इसका भी मात्रक मीटर होता है, एसआई मात्रक, उसका भी मात्रक एसआई मात्रक मीटर ही होता है। देखिए विस्थापन क्या होता है, इसकी परिभाषा जान लीजिए, आप लोगों के बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों को जोड़ने वाली सरल रेखा की लंबाई विस्थापन कहलाती है। जैसे यहाँ पे हम कोई एक ट्रेंगल बना दें तो देखिए ट्रेंगल का जो कर्ण होगा वो आपका विस्थापन का कार्य करेगा, जो आपका लंब और आधार है जिस अगर उस पथ को आप फॉलो करते हैं तो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। और यदि आप डायरेक्ट एक पॉइंट से डायरेक्ट कर्ण वाले जो आपका कर्ण होता है उसको अगर फॉलो करते जाते हैं तो वो जो पथ होगा, रास्ता होगा, वो विस्थापन कहलाएगा। वो जो डिस्टेंस होगी उसे आप डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अर्थात शॉर्टकट वे को ही प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों को जोड़ने वाली सरल रेखा, जो एक ऐसी सरल रेखा जो प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति को जोड़ता हो, विस्थापन कहलाता है। यह एक सदिश राशि है जबकि दूरी आपकी अदिश राशि है। देख सकते हैं यहाँ पे द्विविमीय त्रिविमीय गति का एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है तो उड़ती हुई पतंग की गति, उड़ते हुए कीट की गति आपके त्रिविमीय गति के एग्जाम्पल है। देखिए चाल किसे कहते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल के प्रकार देखिए यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे औसत चाल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे आप देख सकते हैं अच्छे से। देखिए औसत चाल दिए गए समय अंतराल में चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अर्थात औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो कुल दूरी बटे कुल समय होता है। और औसत वेग पूछ लेगा यहीं पे तो आपको दूरी की जगह पे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो आपका फार्मूला निकल के आ जाता है यू कुल विस्थापन, या फिर इसे लिख सकते हैं यू प्लस वी अपॉन 2। देखिए औसत चाल अगर पूछ लिया तो चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट इसमें क्या हो सकता है आप लोग को बताने के लिए। देखिए चीज़ें बहुत चीज़ दी गई हैं आपके इसमें पीडीएफ में नोट्स में, तो इसमें से कुछ ही चीज़ें पूछी जाती हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को डाउट को क्लियर कर। देखिए वेलोसिटी क्या होती है, एक चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाता है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी जो आपका एक है वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। वेग के कई प्रकार होते हैं तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। औसत वेग यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। औसत वेग हो गया, औसत चाल हो गया, ये औसत दूरी हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है कुल दूरी कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। देखिए एसिलरेशन क्या होता है, देख लेते हैं हम एसिलरेशन क्या होता है, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा। देखिए एसिलरेशन किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उसका त्वरण अर्थात एसिलरेशन कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा तथा वेग परिवर्तन की दिशा होती है, वेग की दिशा नहीं, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए त्वरण के कई प्रकार होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, एक समान त्वरण होता है, परिवर्तित त्वरण होता है, औसत त्वरण होता है। ये औसत वाले यहाँ पे देखिए आप फार्मूलाज दिए हुए हैं। गति के समय समीकरण के फार्मूलाज आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये 3 समीकरण है। v बराबर u प्लस ए टी पहला समीकरण है, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे आपका u प्रारंभिक वेग है, t आपका समय अंतराल है, a आपका एसिलरेशन है, v आपका अंतिम वेग है। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी चीज़ों को बता दिया। तो यहाँ पे तीसरा समीकरण हो जाता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और यस बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे यस की वैल्यू लिखना चाहें तो यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। देखिए इसे एसन की वैल्यू अगर पूछ ले, यदि कोई वस्तु देखिए यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कुछ प्रारंभिक वेग से फेंकी जाए तो यहाँ पे जो आपका एसिलरेशन रहता है उसकी जगह पे ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण ले लिया जाता है, स्मॉल जी ले लिया जाता है। तो v बराबर यू प्लस ए टी की जगह v बराबर यू प्लस जी टी हो जाता है, यच बराबर यस की जगह यच हो जाता है जो हाइट रहती है वो, और यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर था तो यहाँ पे हाफ जी टी का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं आता है। चलिए देखिए इस वीडियो सेशन में और कौन से टॉपिक बच रहे हैं आपके। देखिए ये सब फार्मूलेज हैं। यहाँ पे आप देख लेते हैं न्यूटन का नियम, न्यूटन के क्या नियम है देख लेते हैं। न्यूटन के यहाँ पे जो नियम है यहाँ पे फार्मूलाज एक ही ठो है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, एफ बराबर एम इंटू ए, ये तो आप जानते ही हैं।
बल का मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, एमकेएस मात्रक न्यूटन होता है, एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और संवेग, देखिए संवेग टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, जिसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, तो पी बराबर मास इंटू वेलोसिटी अर्थात द्रव्यमान इंटू वेग, तो पी बराबर आपका हो जाता है एम इंटू वी। यहाँ पे इधर देख लेते हैं कुछ टॉपिक, यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं यह बराबर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, यह बराबर या में जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बल का मात्रक यहाँ पे पूछा हुआ है, तो आप यह बराबर या में से निकाल सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से, किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड। देखिए इसका जो ऑप्शन होगा आपका ये होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं बल आघूर्ण, टॉर्क, समांतर पैरेलल फोर्स, बल युग्मक, उत्तोलक विषय क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टाउ बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फार्मूला, आपको दिखा दें टाउ बराबर या फिर इंटू डी दिख रहा होगा आपको बिल्कुल ही आसानी से। यही आपका फार्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं दिख रही हैं, और हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए। देखिए बल आघूर्ण का मात्रक इंपॉर्टेंट हो जाता है। बल आघूर्ण का मात्रक आपका न्यूटन इंटू मीटर होता है, क्योंकि बल उसका फार्मूला होता है टाउ बराबर एफ इंटू ए, एफ इंटू आर। तो एफ का मात्रक न्यूटन होता है और आर का मात्रक मीटर होता है। तो जो आपका टाउ अर्थात टार्क का मात्रक होगा वो न्यूटन इंटू मीटर होगा। अब यहाँ पे बल आघूर्ण के उदाहरण आपसे पूछ सकता है कि बस अथवा कार में स्टीयरिंग घुमाने में आरोपित बल जो होता है वो टॉर्क का ही एग्जाम्पल है। कार के पेंच को घुमाने में आरोपित बल जो होता है वो बल युग्म के ही एग्जाम्पल ऑफ कपल ही है। ताले में चाबी घुमाना आपका टॉर्क का ही उदाहरण है। घड़ी में चाबी भरना भी टॉर्क का ही उदाहरण है। तो आप समझ पा रहे होंगे। देखिए उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक एक सीधी मुड़ी हुई दृढ़ छड़ होती है, जिसे इंग्लिश में लीवर कहा जाता है, जो किसी स्थिर बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। यह एक इजी मशीन है, सरल मशीन है। देखिए इस वीडियो सेशन में और कौन से टॉपिक आप लोग के इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए इस वीडियो सेशन में इतना ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और आगे चलते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। देखिए ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर देते हैं बहुत ही अच्छे से, ये बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए कार्य किसे कहते हैं, तो कार्य होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात W बराबर एफ इंटू एस। एफ आपका फोर्स है, एस आपका डिस्प्लेसमेंट है। यदि आपका एंगल दिया हो तो एफ एस कॉस थीटा हो जाता है, जो कि आपका दिया हुआ है यहाँ पे W बराबर एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे एक फार्मूला हो गया ये। ऋणात्मक कार्य, धनात्मक पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क क्या होता है उसके बारे में आपको बता दें। यदि बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है तो वो पॉजिटिव वर्क में आएगा, धनात्मक कार्य कहलाएगा। यदि बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है तो वो निगेटिव कार्य कहलाएगा, ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। एनर्जी क्या होता है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। मात्रक इसका एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। और देख लेते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, ये आपका पूछ सकता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे बता दें W बराबर हाफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। और इसके आगे देखिए ई बराबर जो आपका गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग में संबंध पूछ सकता है। तो रेखीय संवेग बराबर आप जानते हैं P बराबर एम मास इंटू वेलोसिटी अर्थात एम इंटू वी होता है। तो ई बराबर जो आपका आएगा पी स्क्वायर इंटू 2m आएगा, जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला आएगा। P बराबर √2m आएगा, जो कि आपका फाइनली आंसर है। देखिए अब ग्रेविटेशन पे बात कर लेते हैं। इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। हमने आज सारे कंटेंट को तैयार कर रखा है आप लोगों के लिए। देखिए इसमें ग्रह है, केपलर के नियम है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है जो आपको बता दें। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी होती है, तो 3,84,000 किलोमीटर दूरी होती है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। देखिए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है, 1/1/6 होता है, 1/6 होता है। केपलर के नियम, केपलर का पहला नियम है प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं, भ्रमण करते हैं। दूसरा नियम है ग्रह को क्षेत्रीय चाल एरियल वेलोसिटी नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। और तीसरा नियम है ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी के तृतीय घात के
अर्थात घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो टी स्क्वायर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। देखिए द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे एक टॉपिक छूट रहा है क्या, देखिए हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है यह प्रोपोर्शनल m1 या इंटू m2। यदि कोई दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, उनका एक का ऑब्जेक्ट m1 है, एक का ऑब्जेक्ट m2 है, तो जो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका फार्मूला हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, उन दोनों जो पदार्थ रखे गए हैं, ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, उनके बीच की दूरी है आर, उसका स्क्वायर करेंगे। तो जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसे कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। तो F बराबर कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू होता है कैपिटल जी का 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन क्या होता है, तो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर होता है। आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है, एम ई मास ऑफ अर्थ है अर्थात पृथ्वी का द्रव्यमान है। कैपिटल जी आपको बता दिया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और स्मॉल जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। देखिए ऊंचाई पे जाने पर जी का मान घटता है, गहराई में जाने पर जी का मान घटता है। यदि आप ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ पे भी जी का वैल्यू घटेगा, रिड्यूस होगा, कम होगा। और यदि आप गहराई में नीचे जाएंगे जमीन पृथ्वी तल के, तो वहाँ भी आपका जी का वैल्यू घटेगा ही घटेगा। अब डिस्कशन कर लेते हैं आपके द्रव्यमान और भार में आपके अंतर क्या होते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। वहीं पे इसका पहला पॉइंट है, किसी वस्तु का भार उस बल के बराबर होता है जिससे पृथ्वी पर उस वस्तु को आकर्षित करती है। और दूसरा अंतर है जो आपका द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और भार का मात्रक यहाँ पे भार होगा, भार का मात्रक किलोग्राम अथवा न्यूटन होता है। तीसरा आपका अंतर है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, जबकि भार का मान हर जगह जगह पर भिन्न भिन्न हो सकता है, होता भी है। एक चौथा आप देख लेंगे, यह एक अदिश राशि है। जो आपका मास है, द्रव्यमान है, वो आपका अदिश राशि है, जबकि भार आपका एक सदिश राशि है। तो ये आपका अंतर हो गया। इस वाले चैप्टर देखिए उतना चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देखिए यहाँ पे प्रेशर बराबर पूछा जा सकता है। आपका प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। देखिए दाब किसे कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं अर्थात प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर बराबर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया। यही एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी ये सब चीज़ें दी हुई हैं जो कि जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे इस सब चीज़ें क्वेश्चन नहीं पूछी जाती हैं। एक आध क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है, तो बता देते हैं आपको। एक वायुमंडल किसके बराबर होता है, तो 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, जिसे 760 टॉर भी कहा सकते हैं एक वायुमंडल को। बाकी यहाँ पे चीज़ें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ताप वाले चैप्टर से आ जाते हैं। ताप के पैमाने, देखिए इसका जो होता है उष्मा किसे कहते हैं, तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें गर्मी अथवा ठंडक का आभास कराती है। उष्मा को कैलोरी किलो जूल में मापा जाता है। किसी वस्तु की गर्माहट तथा ठंड, देखिए ताप क्या होता है, किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडक की माप को उस वस्तु का ताप कहते हैं। उष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली की ओर फ्लो करती है, गमन करती है। दो वस्तुओं का ताप बराबर होने पर उनमें से उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। दोनों वस्तुओं की इस अवस्था को तापीय साम्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो फार्मूला होता है, फार्मूले के बाद डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध है, जो कि आपका पहला क्वेश्चन है। तो आपका वो जो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। C/5 बराबर F - 32/9। तो इस फार्मूले को आप याद रख सकते हैं। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल्सियस पैमाने की वैल्यू दे देता है आपको, और उसे बोलता है कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा। तो इसमें ये फार्मूला आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी एक वीडियो हमने हीट पर, स्पेसिफिक हीट पर, लेटेंट हीट पर और हीट पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए स्पेसिफिक हीट का है। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है Q बराबर MS × ΔT। यही यहाँ पे इसका फार्मूला होता है। यही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, पहले ही आपको बता दें। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। विशिष्ट उष्मा को S से डिनोट किया जाता है। देखिए अब बाकी चीज़ें यहाँ पे नहीं पूछी जाती। देखिए जल की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है, तो 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस होती है। उष्मा धारिता क्या होता है, उष्मा धारिता बराबर
एम इंटू एस होता है। लेटेंट हीट क्या होता है, क्यू बराबर एम इंटू एल होता है, एल जहाँ पे लेटेंट हीट है। और चीज़ें देख लेते हैं। ऊष्मीय प्रसार, देखिए ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं, प्रायः सभी वस्तुएं गर्म करने पर फैल जाती हैं तथा ठंडा करने पर पूर्वावस्था में आ जाती है। गर्मी पाकर वस्तुओं का फैलना ही ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। देखिए रेखीय प्रसार लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि होता है। क्षेत्रीय प्रसार क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप वृद्धि होता है। ताप वृद्धि समान रहेगा, यदि रेखीय प्रसार है तो लंबाई ले लेंगे, और क्षेत्रीय प्रसार है तो क्षेत्रफल ले लेंगे, और आयतन प्रसार होगा तो यहीं पे आयतन ले लेंगे। देख सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है उतना। देखिए ऊष्मा का संचरण, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। देखिए चालन ठोस पदार्थों का होता है, संवहन गैस तथा द्रव पदार्थों का होता है, विकिरण ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात ये किरणों अर्थात जो रेज आती हैं सूर्य की रेज, इन सब में रेडिएशन होता है। और चालन को कंडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, संवहन को कन्वेक्शन और विकिरण को रेडिएशन बोला जाता है। ऊष्मा का संचरण की 3 विधियाँ हम तीनों को बता दिए हैं। अवशोषण क्षमता क्या होता है, उत्सर्जक क्षमता क्या होता है, इसका फार्मूला आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। विकिरण, ऊष्मीय विकिरण प्रकाश की चाल से चलते हैं, ऊष्मीय विकिरण सरल रेखा में चलते हैं। अवशोषण क्षमता क्या है, अवशोषित ऊर्जा बटे आपतित ऊर्जा। उत्सर्जन क्षमता क्या है, उत्सर्जित ऊर्जा बटे आपतित ऊर्जा। देख सकते हैं Q बराबर K इंटू ए इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी अपॉन एल होता है, जहाँ पे K आपका ऊष्मा चालकता गुणांक है। देखिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। मैंने सभी टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लिया है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आप लोगों के एग्जाम बहुत करीब है, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम नामक अनुभव टेक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप इसकी पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा अभी कुछ देर से, तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। बाय बाय।